हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लवकुश मिश्रा आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं, वो भी PDF नोट्स के साथ। यानी काफी बच्चों ने फोन कर करके दिमाग को दही बना दिया। उनके फोन करने के बाद ही मैंने कहा उन्होंने कहा कि सर आप PDF का एक वन शॉट वीडियो बना के दिखाइए। मैं इसी PDF को आप लोगों के एडवाइस पर प्रोवाइड कराता हूं। जिन बच्चों को लेना है वो बच्चे 79, ध्यान देना, 7992087382 पर कांटेक्ट करें। आपको 50 रुपए में एक सब्जेक्ट का PDF व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है फटाफट जाके 7992087382 से कांटेक्ट करें और अपने पढ़ाई का आनंद ले। ठीक है, बाकी वीडियोस देखना है आप यहां से देख सकते हो अच्छे तरीके से। देखो चैप्टर 3 जो कि 7 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 7 अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसलिए आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का, ध्यान से समझने का। ठीक है ना? चलिए, जो भी दिक्कत होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, समय जरूर लगेगा, क्योंकि वन शॉट वीडियो बड़ा होता है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, चैप्टर 3 है, इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? कितने अंक के? 7 अंक के। हम इसकी पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? देखो, एक तो हमें विद्युत धारा पढ़ना है, उसके बाद विद्युत धारा के बाद उसके छोटे छोटे फार्मूले, परिपथ के बारे में जानने हैं। ठीक है ना? फिर विद्युत धारा के प्रकार, स्थायी विद्युत, अस्थायी विद्युत। ठीक है, उसके बाद फिर धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व के बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे इसके सूत्र और मात्रक। फिर हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, फिर प्रतिरोध के बारे में। उसके बाद V तथा I के बीच ग्राफ, V तथा I के बीच ग्राफ यानी ओम के नियम का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये है ग्राफ। फिर विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा को W से मेजर करते हैं, इसके सूत्र क्या क्या बन सकते हैं ये पढ़ेंगे। देखो, ये विद्युत ऊर्जा के ढेर सारे फार्मूले हैं। ओके, उसके मात्रक क्या है, यूनिट्स क्या है इसके। ठीक है, कौन सी राशि, उष्मीय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर विद्युत शक्ति क्या होता है, वन शॉट वीडियो में आपको बताएंगे विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, फिर आपको बताएंगे, फिर ये बता देंगे मात्रक इसके विद्युत शक्ति के। वाट घंटा, 1 वाट घंटा क्या होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। यूनिटों की संख्या, अगर आपको घर में बिजली का बिल कितना आ रहा है उसको निकालना है तो इस सूत्र के जरिए निकाल सकते हो। देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अगर आपके घर में अपने खुद का बिजली का खर्च निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकालना सिखा देंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करोगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में कैसे करना है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे करना है। ओके, और उसके बाद जो है मेरे लाडलों, उसके बाद समांतर क्रम श्रेणी, फिर विद्युत सेल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे लाडलों,
विद्युत सेल के बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे। उसके बाद विद्युत बैटरी क्या होती है, किसे कहते हैं बैटरी, फिर सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ओके, इसे ई से बेस करते हैं। फिर आ जाइए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। फिर वी ई तथा आर के बीच संबंध बताएंगे हम आपको। फिर इसमें केस फर्स्ट सेकेंड, कब सेल धारा देगा, कब सेल धारा लेगा, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सेल द्वारा ली गई धारा, ठीक है, ढेर सारी चीजें इसके अंतर्गत, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम में। चलिए ये ढेर सारी चीजों को जानेंगे। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा से। विद्युत धारा क्या होता है मेरे लाडलो, जरा ध्यान देना। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसमें समय लगेगा। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ट्रेवल करते हैं तो टाइम लगता है, उसी के अनुपात को चाल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो जो समय लगेगा उसी के अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश एवं समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये है भाई, इस बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आएगा इस तरीके से, यहां से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएगा तो विद्युत धारा जो है धन से ऋण की ओर चलेगी, इसी को कहेंगे विद्युत धारा। जब तक इलेक्ट्रॉन धन से, यहां देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जब तक इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर नहीं आएगा तब तक ये जो हमारा विद्युत धारा है प्लस से माइनस की ओर नहीं जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माना किसी वैद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश t सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा I होगा। तो I बराबर Q अपान T हो जाएगा, I बराबर Q अपान T, तीरिय गुणा करें Q बराबर IT, और Q बराबर NI भी होता है। क्या होता है मेरे लाडलो, Q बराबर NI। तो ये Q जब बराबर हो जाएगा तो IT बराबर NI हो जाएगा, यानी Q बराबर NI बराबर IT, या NI बराबर IT भी लिख सकते हैं हम। यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो IT बाई E, एक सूत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भी हमें मिल गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻90 कूलाम के बराबर होता है। ओके, अब देखिए आगे। अब यहाँ पे यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तथा धारा 1 एम्पियर हो तो, यानी किसी विद्युत परिपथ में, जैसे ये परिपथ है, तार है, इसमें हम 1 सेकेंड तक धारा, 1 सेकेंड तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दें तो जो धारा की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। यानी देखो I बराबर Q अपान T है, तो हम Q के स्थान पर 1, T के स्थान पर 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 एम्पियर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद देखो N बराबर IT बाई E। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अगर किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, अगर किसी परिपथ में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपके शरीर में अगर 1 एम्पियर की धारा घुस जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमें निकालना है। तो देखो मेरे लाडलों, यहाँ पर N बराबर IT फार्मूला अभी मैंने निकाला था कि Q बराबर
NI बराबर IT, अभी मैंने जो फार्मूला लिखाया था, ये दो लोग N के बराबर हम वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर NI, तो यहां हो जाएगा IT अपान E, जहां E इलेक्ट्रॉन है, I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, T टाइम है। अब हम किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा T बराबर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इसको जब हल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.65 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपके शरीर में मात्र 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा लगा दिया जाए तो आपके शरीर में 6 गुणे 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और आप पीछे की ओर फेंका जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, ये हमारा n की वैल्यू मिल गई। अब आगे चलेंगे, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा मेरे लाडलो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी विद्युत धारा और एक होता है अस्थायी विद्युत धारा। ठीक है? स्थायी मतलब पोजीशन करंट और नॉन पोजीशन करंट, इस तरीके से हम स्टैटिक करंट बोल सकते हैं, नॉन स्टैटिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है? स्थायी धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ यहां लिखना है, समय के साथ समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, उसे हम स्थायी विद्युत धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं मेरे लाडलों? स्थायी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? जैसे यहां पर देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई धारा स्थायी धारा होती है। जैसे कि घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में की जाती है। ठीक है ना? यानी जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई धारा होती है वो हम स्थायी धारा के नाम से जानते हैं। और जो हमारे घर में वायरिंग की जाती है मेरे लाडलों, ये भी एक स्थायी धारा होती है। अब आगे देखिए, अस्थायी धारा क्या है? ऐसी धारा जिसमें विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, उसे हम अस्थायी धारा कहते हैं। ठीक है ना? जैसी धारा जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, उसे हम अस्थायी धारा कहते हैं। जैसे झालर बल्ब सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अभी देखो, झालर बल्ब जो है, झालर क्या होता है? ऊपर लप नीचे लूप, यानी जलता बुझता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अस्थायी धारा कहते हैं। ठीक है? फिर देखिए, अब धारा घनत्व क्या है मेरे लाडलो? धारा घनत्व क्या है? थोड़ा पानी पी लिया जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए देखो, धारा घनत्व क्या है? किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंब दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर समझिए, किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? J से। माना किसी सुचालक तार का क्षेत्रफल A, देखो क्षेत्रफल A तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तो धारा घनत्व J बराबर विद्युत धारा I बटे क्षेत्रफल A। तो यहां पर हो जाएगा J बराबर I बाई A हो जाएगा, J बराबर I बाई A। अब देखो, यूनिट ऑफ J क्या है? यूनिट ऑफ J, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है।
एम्पियर प्रति फुट स्क्वायर है, यानी इसका यूनिट है, इसका मात्रक सेंटीमीटर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, स्टेट कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है और इसका बीमीय सूत्र यल के पावर -2 एम्पियर होता है। इस धारा की जो धारा घनत्व की जो दिशा होती है, दिशा वैद्युत धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। अगला देखिए, ये ओम का नियम क्या है मेरे लाडलो, जरा समझिएगा। ओम का नियम, ठीक है ना, ओम का नियम क्या है? अब देखो, ओम का नियम, थोड़ा लाइट चली गई है, ठीक है ना, तो आप लोगों को हमें तो लगता है अच्छे से दिख रहा होगा। लाइट मैंने कम कर दी ताकि इन्वर्टर कुछ टाइम तक चले। अब देखो, ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम का नियम क्या होता है मेरे लाडलो? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई एल, चालक का पदार्थ यानी चालक किस पदार्थ से बना हुआ है, ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर अपरिवर्तित रहे, यानी ना बदले, इतने लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। कितने लोग? चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई ना बदले, चालक का पदार्थ ना बदले, ताप ना बदले, दाब ना बदले, तब चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V एवं चालक में बहने वाली विद्युत धारा I का जो अनुपात होता है, अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटता है, एक कांस्टेंट मिलता है R, जिसे हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। R क्या है? एक नियतांक है। इसे हम वैद्युत प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। ये V बराबर IR, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम प्रतिरोध क्या है, ठीक है, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी हर तार में एक रुकावट होती है, ठीक है। ये रुकता कौन है? इलेक्ट्रॉनों को चलने से रोकता है। जो इलेक्ट्रॉनों को चलने से रोके, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। हर तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे लोहे का ज्यादा प्रतिरोध होता है, उससे ज्यादा प्रतिरोध कुचालक पदार्थ का होता है, ठीक है। तो कुल मिला के भिन्न भिन्न पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन याद रखना, हर तार का अपना एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध होता है। अब देखो यहाँ पे V तथा I के बीच ग्राफ, यानी ओम के नियम की अगर बात करें तो इसमें देखो V तथा I के बीच ग्राफ, यद विभव को, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। अगर विभव को x अक्ष पर ले ले, धारा को y अक्ष पर ले ले, तो एक ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है ना। कौन मिलेगी? एक सरल रेखा मिलेगी जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी, यानी R बराबर हो जाएगा V/I, ठीक है। यहां पर ये सूत्र मिल जाता है। तो V और I के बीच जब ग्राफ खींचोगे, तो एक सरल रेखा मिलेगी जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। और सुनो, ओम का नियम केवल धातुओं के लिए सत्य होता है। किसके लिए सत्य होता है मेरे लाडलो? केवल और केवल धातुओं के लिए, केवल मेटल्स के लिए सत्य होता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, अगर विद्युत धारा का मान बदलता रहे तो ये ओम का नियम पालन नहीं करेगा। यानी अगर इस तरीके से ग्राफ कहीं दिखाई पड़ जाए मेरे लाडलो, इस तरीके से ग्राफ कहीं दिखाई पड़ जाए, तो समझ लेना ये ओम के नियम को
V प्रोपोर्शनल IR को नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि ओम के नियम में मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है। इस तरीके से ग्राफ ओम के नियम को नहीं दिखता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा जरा समझिए। जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो ऊर्जा यानी जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं मेरे लाडलों? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। एक सूत्र आप पढ़े हैं, V बराबर W/Q। यहां से हम अगर W क्या है? वैद्युत ऊर्जा, इसे हम व्यय विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। कौन सी ऊर्जा? व्यय। तो तीर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा W बराबर VQ मिल जाएगा। यहां पर एक सूत्र हमें मिल गया विद्युत ऊर्जा का। अब देखो आगे, देखो समीकरण 1 हमें मिला अभी विद्युत ऊर्जा का, ये वाला सूत्र। अब यहां पे हम जानते हैं Q बराबर IT, फार्मूला जानते हो ना, Q बराबर IT। तो जहां Q है वहां पे IT रखोगे तो W बराबर VIT एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओम का नियम, ओम का नियम फिर से लगा देते हैं। तो एक फार्मूला हमें और मिल गया यहाँ पे, W बराबर VQ पहला फार्मूला, W बराबर VIT दूसरा फार्मूला। ओम का नियम जब लगाओगे, V बराबर IR लगाओगे ये वाला, तो जहां पर V है वहां पे IR रखोगे, तो यहाँ V बराबर IR यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा I²RT। ठीक है, यानी V बराबर IR रख दोगे यहाँ, IR इंटू I इंटू टी, आई में I का गुणा I²RT हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 3, यानी W का एक सूत्र और मिल गया। तो कुल मिला के यहाँ पे W के 3 हो गए और एक और मिलेगा। फिर से जब ओम का नियम लगाओगे, फिर से पुनः ओम के नियम से V बराबर IR में I बराबर V/R, ये समीकरण 3 में रख दो। इस वाले समीकरण में 3 में जब रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा V²/R का होल स्क्वायर इंटू R, और यहाँ पे वर्क करोगे R से R कैंसिल, V²/R इंटू टी। अब देखिए, यानी विद्युत ऊर्जा के कितने फार्मूले मिल गए? तो वैद्युत ऊर्जा के मिल गए कुल मिला के 1 2 3 4। ठीक है, W बराबर ये 4 फार्मूले मिल गए। ये चीजें याद रखना, क्लास 10th में भी मैंने पढ़ाया था। अब देखिए मेरे लाडलो, वैद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं, सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हो। इसके मात्रक क्या होते हैं? इसके मात्रक होते हैं जूल, आर्ग, न्यूटन इंटू मीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर। इसका बीमी सूत्र जो ऊर्जा का होता है वही विद्युत ऊर्जा। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा विद्युत ऊर्जा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उष्मीय ऊर्जा की। किसकी मेरे लाडलो? उष्मीय ऊर्जा की। उष्मीय ऊर्जा मतलब उष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उष्मीय ऊर्जा को H से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। अब देखो, एक कैलोरी में होता है, ये जो लिखा है ये गलत है, ये जो लिखा है मेरे लाडलों ये गलत है। ठीक है, एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल। कितना होता है? एक कैलोरी में 4.2 जूल। देखो ये गलत लिखा हुआ है। एक कैलोरी में 4.2 जूल और 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी, ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो ऊर्जा है वो W में है,
इसे जूल में परिवर्तित करना है तो हम इसी में जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 1/4.2 से कैलोरी से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा और ये किस में हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में। एच बराबर W1 के W बाई 4.18 भी कह सकते हो, 2 भी कह सकते हो। तो ये H बराबर हो जाएगा W बाई 4.2 कैलोरी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखो, अब आप जानते हैं W के 4 फार्मूले, तो बारी बारी से W के चारों फार्मूले अगर रखेंगे तो 4 प्रकार के H के सूत्र कैलोरी में हमें मिलेंगे। किसमें मिलेंगे मेरे लाडलों, कैलोरी में कितने प्रकार के मिलेंगे, 4 प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, विद्युत शक्ति। ये विद्युत शक्ति क्या होता है मेरे लाडलों, जरा ध्यान देना, विद्युत शक्ति क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किसी परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोले, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के, विद्युत शक्ति के व्यय होने की दर को, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ये विद्युत शक्ति क्या होती है, जरा ध्यान देना। टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा ऑफ हो गया, जिसके कारण हमें फिर से विद्युत शक्ति से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे लाडलों, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, यानी जब आवेश प्रवाहित होता है मेरे लाडलों, क्या प्रवाहित होता है, आवेश, तो एक ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। यानी आवेश जब प्रवाहित होगा तो एक ऊर्जा व्यय होगी, जिसे हम विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे किसी परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी देखो, जब आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाहित होने में वोल्टेज को कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य होगा तो कार्य में समय भी लगेगा, उसी के अनुपात को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी यहां पे सूत्र जो मिलेगा, P बराबर W/T मिल जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम जानते हैं कि W के कई फार्मूले, W माने विद्युत ऊर्जा, हम इस विद्युत ऊर्जा के कई फार्मूले जानते हैं। विद्युत ऊर्जा के हमें 4 फार्मूले पता है। W बराबर VQ बराबर VIT बराबर I² RT बराबर V² इंटू T बाई R। बारी बारी से हम इस W के इसमें वैल्यू रखेंगे। फर्स्टली हम इस W के यहां पर VQ रखेंगे तो P बराबर VQ बाई T हो जाएगा, ठीक है, P बराबर VQ बाई T। दूसरा VIT जब रखेंगे तो VIT T से T कैंसिल हो जाए, P बराबर VI हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें मिलेगा I² RT रखेंगे, T से T कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा P बराबर I² R। उसके बाद जो है P बराबर V² इंटू T बाई T इंटू R, यहाँ से T से T कैंसिल, तो मिल जाएगा P बराबर V² बाई R, ठीक है। इस तरीके से हमें ये विद्युत शक्ति की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अगर हम किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में 1 वाट, 1 जूल
की ऊर्जा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर दें। फिर समझिए, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर दें तो उस परिपथ की वैल्यू 1 वाट के बराबर होगी। कैसे 1 वाट के बराबर होगी? देखिए मेरे लाडलों, अगर हम W के स्थान पर 1 जूल रख दें और T के स्थान पर 1 सेकेंड रख दें तो 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा। यानी किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो इस परिपथ में जो शक्ति व्यय होगा वो 1 वाट के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, बहुत ही आराम से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम जानेंगे विद्युत शक्ति के मात्रक। मेरे लाडलों, आप जानते हो विद्युत शक्ति P बराबर W/T। किसी भी मात्रक को उसके सूत्र को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है। तो देखो, पहला मात्रक SI में ये वाट हो जाता है, इसका मात्रक, ठीक है, विद्युत शक्ति का। दूसरा मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाता है, ये MKS में भी बोला जाएगा। तीसरा अर्ग प्रति सेकंड हो जाएगा। चौथा हार्स पावर हो जाएगा। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। और यहाँ पे 1 मीटरी हार्स पावर, सबसे बड़ा जो मात्रक है विद्युत शक्ति का वो मीटरी अश्वशक्ति है, मीटरी हार्स पावर। और 1 मीटरी हार्स पावर में 735/746 वाट के बराबर होता है। इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र, ये देखो, ये है विमीय सूत्र ml² T⁻⁻3, ठीक है। अब देखो आगे, 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर? 10⁶ वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। अब देखो 1 वाट घंटा क्या होता है मेरे लाडलो? 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा क्या है? वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे 1 वाट घंटा कहते हैं। यहां देखो, वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे 1 वाट घंटा कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में, कितना? 1 वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करे उसे 1 वाट घंटा कहते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वाट आवर्स बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। अब 1 किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा 1 वाट आवर्स बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 वाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक सूत्र यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें बिजली का बिल यानी यूनिटों की संख्या अगर निकालना है तो इसी फार्मूले की सहायता से हम अपने घर के बिजली का बिल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लो। क्वेश्चन क्या है? चेतना के घर में 5 बल्ब लगे हैं। चेतना के घर में कितने बल्ब लगे हैं? 5। अभी जो मैंने यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000 सूत्र दिया, उसी पर हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। प्रत्येक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है। चेतना के घर में
5 बल्ब लगे हैं। प्रत्येक बल्ब की जो शक्ति है मेरे लाडलों वो 100 वाट है। प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। प्रत्येक बल्ब यानी 10 बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे जल रहे हैं? 10 घंटे। तो बताओ कि 30 दिन के महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया हो तो बिजली के बिल का भुगतान कितना? पहले तो हम यूनिटों की संख्या निकालेंगे और यूनिटों की संख्या निकालने के बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो 5 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है, 10 घंटे जल रहे हैं और 30 दिन के महीनों में। चलिए हम लोग लगाते हैं। देखो ये सूत्र है मेरे लाडलो, ये फार्मूला, इसी फार्मूले की सहायता से मैं ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अब देखो दिया क्या है, पहले तो लिखेंगे वाट। मैंने कहा एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है और 5 बल्ब लगे हैं तो 5 गुणे 100 हो जाएगा। फिर कितने घंटे तक, घंटा निकाल लेते हैं। देखो 10 घंटे तक चलते हैं और 30 दिन तक 30 का गुणा कर देंगे तो वाट की वैल्यू 5 गुणे 100 आ गई और घंटे की वैल्यू 10 गुणे 30 आ गई। यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे समय बटे 1000। तो 5 गुणे 100 वाट के स्थान पे 5 गुणे 100 रखेंगे, गुणे समय यानी घंटे के स्थान पर 10 गुणे 3 रखेंगे बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 150 यूनिट बिजली खर्च होगी। कितने यूनिट बिजली? और आप जानते हैं बिजली का बिल निकालना है तो एक यूनिट का दाम अगर 5 रुपया है तो 5 में 150 का गुणा करोगे तो महीने में 750 रुपए बिजली का बिल आएगा। कितना आएगा? महीने में कितना आएगा बिजली के बिल? 750 रुपए। अब देखो आगे, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करोगे मेरे लाडलो? देखो प्रतिरोधों का संयोजन एक श्रेणी क्रम में होता है और एक समांतर क्रम में होता है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन किसमें देखेंगे? श्रेणी क्रम में। देखो ये 3 तार हैं, जरा ध्यान देना। 3 तार है, ये पहला तार है, ये दूसरा तार है और ये है तीसरा तार। पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 है। पहले श्रेणी क्रम में विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, याद रखना। तो और धारा की वैल्यू समान होती है। धारा इस दिशा में ऐसे जाएगी धन से ऋण की ओर, तो इसमें जो धारा की वैल्यू है I है। विभव भिन्न भिन्न होगा, V1, V2 और V3। अब देखो, अब हम अलग अलग तारों के लिए ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, ये जो लिखे हैं इसको सिद्ध करने के लिए नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, केवल फार्मूले से मतलब है। ओम का नियम अगर देखोगे, पहले तार के लिए V बराबर आई आर, पहले तार का जो विभव था V1 था, प्रतिरोध R1, धारा क्या थी? I। तो जहां V है वहां V1 रख देंगे पहले तार के लिए, धारा I ही रहेगा, प्रतिरोध R1। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण अगर ओम के नियम से दूसरे तार के लिए लगाएंगे तो V के स्थान पे V2, I के स्थान पे I ही रहेगा। दूसरे तार के लिए R के स्थान पे R2, R1 के स्थान पे R2 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे तार के लिए देखो, ये तीसरा तार है ना, ये तीसरा तार, तीसरे तार के लिए क्या होगा? तीसरे तार के लिए V3 बराबर IR3। अब यहाँ पे 3 तार मिल गए। ठीक है, ये 3 तार के अलग अलग विभव मिल गए। अब हम तीनों तारों का संपूर्ण विभव V मान लेते हैं। कैसे? कैसे मेरे लाडलों, जरा ध्यान देना। देखो कैसे, इसका विभव V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3।
तीनों में अलग अलग प्रतिरोध है तो जाहिर सी बात है विभव भी अलग अलग होगा। लेकिन जिसने भी विभव दिया, जिसने भी विभव दिया उसका नाम है सेल। सेल ने कितना विभव दिया था? V। तो ये V वोल्टेज 3 वोल्टेज में बदला, V1 V2 V3। तीनों का संपूर्ण विभव हम V तो मान सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, यदि तीनों का संपूर्ण विभव V हो तो जरा ध्यान देना, तीनों का यहां पे देखो लिखा है, यदि ध्यान देना, यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब V1 V2 V3 का मान रखेंगे। ठीक है, V1 का मान IR1 निकाले थे अभी समीकरण 1, समीकरण 2 में V2 बराबर IR3 और समीकरण 3 में V3 बराबर IR3। तो V1 V2 तीनों का मान V3 का मान रखेंगे, ये आ जाएगा। यहां पर I कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 5। कितना मिल जाएगा? समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों तारों के स्थान पर एक बड़ा तार लेते हैं। जितना प्रतिरोध तीन तार मिलकर लगाते हैं उतना तार, एक तार हम तीनों तारों के बराबर लेते हैं। ठीक है, देखो यदि तीनों तारों के स्थान पर, ध्यान देना मैंने कहा जितना तीन तार मिलकर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उतना हम एक तार का रेजिस्टेंस कर देंगे। ये तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसका प्रतिरोध R, विभव V एवं धारा I हो। तो ये तार ले लिया है, इसका जो प्रतिरोध है R है, विभव V है और धारा I है। तो ओम का नियम जब लगाओगे तो हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। यहां पर जो है V बराबर IR में, ठीक है, V बराबर IR समीकरण 6। अब समीकरण ये जो 5 है और 6 है, समीकरण 6 और समीकरण 5 की तुलना करेंगे तो यहां पे देखो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो इसके राइट राइट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, राइट राइट बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे राइट राइट क्या है, आई आर बराबर इतना, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर ये आ जाएगा। समीकरण 7। समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या है जरा ध्यान देना। देखो समांतर क्रम क्या है, इन पैरेलल, यहां पे तीन प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं। कितने प्रतिरोधक तार? तीन। तीनों का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है। हमने समांतर क्रम में लिया है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। अभी मैंने श्रेणी क्रम में बताया, श्रेणी क्रम में धारा की वैल्यू समान होती है लेकिन समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो देखो समांतर क्रम में एक के नीचे एक तार जुड़े हुए हैं, इनका प्रतिरोध R1 R2 R3, धारा I1 I2 R3 और विभव VVV, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में जुड़े विभव का मान समान होता है। अब देखो आगे आगे देखेंगे, यहां पर ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम लगा दो, V बराबर IR, केवल I की वैल्यू निकालोगे V बाई आर। पहले तार के लिए I बराबर V बाई आर, पहले तार के लिए अगर बात करोगे ओम के नियम से तो I बराबर V बाई आर, पहले तार की जो धारा है I1 है, विभव V है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मान R1 है, R1 कर देंगे। दूसरे तार के लिए I2 बराबर V बटे R2 और तीसरे तार के लिए I3 बराबर V बटे R3। यहाँ पे I1 I2 I3 का मान मिला। अब हम मान लेते हैं कि तीनों तारों में, देखो तीनों तारों में अलग अलग धाराएं हैं,
लेकिन इन तीनों तारों को धारा दे कौन रहा है? सेल। तो हम मान लेते हैं तीनों तारों में बहने वाली संपूर्ण धारा क्या होगी? आई, क्योंकि यहां से आई धारा निकल रही है। आई 3 लोगों में बटी है, तो हम आई बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां देखो लिखा हुआ है, यहां देखो लिखा हुआ है, यह तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए, सॉरी यार, यहां देखो यह संपूर्ण धारा आई हो तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 का मान रखोगे तो V बटे R1 V बटे R2 प्लस V बटे R3। यहां से V की वैल्यू कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, समीकरण 6। अब यहां पे देखो तीनों तारों के स्थान पर हम एक ऐसा तार ले रहे हैं जितना 3 तार मिलकर समांतर क्रम में कार्य करेंगे उतना ही एक तार करेगा। तो यहाँ पे देखो ये तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसमें प्रवाहित धारा I, विभव V एवं तुल्य धारिता R हो, तो R तो ये हो जाएगा। अब फिर से ओम का नियम लगाओ, फिर से ओम का नियम जब लगाओगे I बराबर V बाई आर, ठीक है, और इससे तुलना करोगे I बराबर V बाई आर से, तो I बराबर V बाई आर, और यहाँ देखो I बराबर इतना, तो I बराबर है तो V बाई आर बराबर इतना लिख देंगे। देखो V बाई आर बराबर इतना लिख देंगे, यहां से V से B कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 1 अपान आर बराबर 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये है समांतर क्रम में फार्मूला। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा किसी परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखता है। इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, किसमें उपस्थित होते हैं? जो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में। बैटरी क्या है? बैटरी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। बात को समझिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रवेश करते हैं, ठीक है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को यानी क्यू कूलाम आवेश को या क्यू नॉट कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। E बराबर W बाई क्यू नॉट लिख सकते हो या E बराबर Q लिख सकते हो। देखो E बराबर W बाई क्यू या E बराबर, इसके मात्रक वोल्ट होते हैं, जूल प्रति सेकंड होता है, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम होता है, बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -3 1 पावर -1 होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल के घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो घोल होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड दोनों रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रेस करते हैं, लेकिन तार के प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रेस करते हैं। देखो सेल के घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रेस करते हैं। V, E तथा R में संबंध, यानी V फॉर वोल्टेज हो गया, E फॉर विद्युत वाहक बल और R स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखो मेरे लाडलो, जब सेल धारा देगा, जब कोई भी सेल धारा देगा, जैसे आपने किसी मोबाइल को चार्ज करा, उसके बाद उसको जब यूज करा, तो सेल ने मोबाइल को चलाने के लिए धारा मोबाइल को दे रहा है। कौन दे रहा है? सेल। सेल मोबाइल को, आपके मोबाइल फोन को धारा दे रहा है, आवेश दे रहा है। जब देगा ना तो वोल्टेज उसमें से, देखो क्या देगा? वोल्टेज देगा। अब वोल्टेज जब देगा उसमें से धारा निकलेगी, तो हम वोल्टेज में से धारा घटा देंगे। तो जब सेल धारा देगा तो ये सूत्र लगाना,
V बराबर E माइनस आई आर लगाना। ठीक है, और सुनो, जब सेल धारा देगा तो V बराबर E माइनस आई आर लगाना। उसके बाद देखो, जब सेल धारा नहीं देगा, जब सेल धारा नहीं देता है, जब सेल धारा नहीं देता है तब क्या करते हैं, उस दशा में आई नाट की वैल्यू 0 रख देते हैं, और सूत्र में हम 0 रखेंगे तो जो विभव है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब सेल कोई भी धारा नहीं देगा। और जब सेल धारा देगा, जब सेल धारा देगा तो ये सूत्र लगाएंगे, ये V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल धारा नहीं देगा तो V बराबर E लगाएंगे। और जब सेल को बाह्य स्रोत से आवेश प्राप्त हो, यानी जब सेल को बाह्य स्रोत से, यानी जब सेल धारा लेगा, क्या कर रहा है, लेगा, अभी तो दिया था फिर नहीं दिया था, तीसरे नंबर में कह रहा है हम लेंगे भाई, हमें धारा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अपन को चार्ज तो होना है ना। मोबाइल फोन, सेल फोन चलाने के लिए, स्मार्टफोन चलाने के लिए, आईफोन चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, तभी तो चार्ज होगा। जब दोगे किसी को तो पॉजिटिव में, यानी किसी से पैसा लेंगे ना तो जुड़ेगा। ये देखो, ये ले रहा है तो जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। और जब देता है तो माइनस होता है, जब लेता है तो प्लस। तो V बराबर E प्लस आई आर, इस स्थिति में V ग्रेटर देन E हो जाएगा। चलिए, अब देखो, जब सेल द्वारा ली गई धारा, सेल द्वारा ली गई के बजाय सेल द्वारा दी गई धारा लिखते हैं। ठीक है, सेल द्वारा दी गई धारा, जब सेल द्वारा देगा तो ये सूत्र जरा लगाना। कोई भी सेल किसी परिपथ को धारा देगा तो देखो जरा, जब सेल धारा देता है तो ये सूत्र मैंने अभी बताया, और ओम के नियम से V बराबर आई आर है। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड जब बराबर होगा तो राइट साइड, आई आर बराबर E माइनस आई आर हो जाएगा। और यहाँ पे आई आर बराबर E माइनस आई आर, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो E बराबर आई आर प्लस आई आर हो जाएगा। आई कॉमन लेंगे तो आई प्लस आर प्लस स्मॉल आर ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई बराबर E बाई आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुल प्रतिरोध हमें आई बराबर E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सेलों का संयोजन, अब हम सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। देखो मेरे लाडलो, सेलों का संयोजन 3 तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। जैसे अभी अभी मैंने प्रतिरोधों के संयोजन में 2 प्रकार की बताया, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। लेकिन सेलों के संयोजन में 3 क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। लेकिन हमारे सिलेबस में ये मिश्रित क्रम नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल 2 ही पढ़ना है, श्रेणी के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। चलिए, अब हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। देखो, ये है मेरे लाडलो श्रेणी क्रम, 3 तार यहाँ पे श्रेणी क्रम में, n तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला तार, दूसरा तार, डॉट डॉट, n बार, और लास्ट में हम एक तार और जोड़ दिए। यानी, और पहले सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। दूसरे सेल का भी विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। इस तरीके से n बार सेल जोड़े गए हैं। लास्ट वाले का विद्युत वाहक बल E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R। यानी हमारे पास ढेर सारे सेल जुड़े हैं, सभी का विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। कौन सा? बाह्य प्रतिरोध। तो देखो, यहाँ पे अगर हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें,
कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें तो आपने अभी अभी प्रतिरोध के लिए सूत्र श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यही वाला बताए थे। और आगे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही प्रतिरोधों को हम जोड़े, हम आगे भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि n बार है इसलिए कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो n सेल है तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट डॉट n बार। देखो इसको हम लिख दिए r धन n बार है तो इसे लिख सकते हैं nr। कैसे लिखे, जैसे हमारे पास थोड़ा ऐसा समझ लो, दो धन दो धन दो धन अगर डॉट 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 10 बार है, कितनी बार, 10 बार है, तो अगर दो 10 बार है तो दो को हम 10 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, दो को 10 बार जोड़ोगे तो 20 आएगा, या फिर दो का गुणा अगर 10 में करेंगे तब भी 20 आएगा। तो चाहे हम दो को जोड़े 10 बार तो 20 आ रहा है, चाहे दो का गुणा 10 में करें तो भी 20 आ रहा है। उसी दशा में r जो है n बार है तो r का गुणा n में कर सकते हैं, जैसे आपने दो का गुणा 10 में किया। तो इस शर्त से हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी r धन n बार है तो इसे लिख सकते हो n r। ठीक है, अब आगे देखो कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। यहां आप देखो ये आंतरिक प्रतिरोध, अभी मैंने कुल आंतरिक प्रतिरोध nr निकाला और यहाँ पे कुल प्रतिरोध nr प्लस कैपिटल R है, यानी इसमें आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध हो गया। अब हम विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल ईंधन 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 कितनी बार है, n बार, तो इसको भी जैसे nr लिखे थे वैसे ni लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र लेंगे I बराबर, यानी विद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो जो कुल विद्युत वाहक बल अभी मैंने निकाला या नहीं निकाला, और कुल प्रतिरोध nr प्लस कैपिटल R निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें हम दो केस चलाएंगे। पहला केस जब ये स्मॉल nr का मान कैपिटल R से बहुत छोटा होगा तो उस दशा में nr की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम सूत्र में जहां पर ये है nr की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर ni बटे R। देखो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा होता है तो उस दशा में हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ देखो समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। केस 2 में जब nr का मान कैपिटल R से बहुत बड़ा हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से काफी बड़ा हो, उस दशा में हम बाह्य प्रतिरोध का मान 0 रख देंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे तो यह सूत्र मिलेगा। और ऐसी दशा में हम सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं और हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो समांतर क्रम क्या है। समांतर क्रम, समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू समान होती है, इसलिए हम अगर समांतर क्रम में तार जो जोड़े हैं ना, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई होगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध सबका स्मॉल r है, तो इस शर्त पर हम यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ई होता है। क्या होता है, ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समांतर क्रम का सूत्र जानते हो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और वहां पे 1/r1 बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 n बार है। तो इस चीज को हम अभी बताए थे ना, इस चीज को कैसे लिखेंगे, 1/r धन n बार है तो इसे भी लिख सकते हैं हम 1/r1 बराबर n बाई r। ठीक है, और फिर तीर्यक गुणा करेंगे तो r1 बराबर स्मॉल r बाई n। अब देखो कुल प्रतिरोध बराबर r1 प्लस कैपिटल R। R1 क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और R है, तीर्यक गुणा करके ये निकालेंगे कुल प्रतिरोध, ये आ जाएगा। ठीक है, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध।
और I बराबर E बाई कैपिटल स्मॉल आर प्लस एन आर बाई एन, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एन आई बाई स्मॉल आर प्लस एन आर मिल जाएगा। ठीक, और इसमें देखो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बड़ा होगा उस दशा में हम एन आर की वैल्यू शून्य कर देंगे यहाँ पे, तो हमें ये सूत्र मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसी के जस्ट विपरीत में अगर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बहुत छोटा कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समांतर क्रम में ना जोड़ के श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों को नोट से लेना है वो कृपया करके, जिन बच्चों को नोट से लेना है वो 7992087382 से जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, अब देखो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दो नियम है, प्रथम नियम या संधि का नियम। देखो प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में संधि से जुड़ने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। देखो अगर एक संधि पर दो धारा आ रही है और यहां से तीन धारा जा रही है, ऐसे बात को समझिएगा, तो इन आने वाली I1 हो जाएगा I2 I3 I4 I5, आने वाली धारा I1 धन I2, जाने वाली धारा का चिन्ह माइनस होगा I3 माइनस I4 माइनस, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो I1 धन I2 और जा रही है तीन धारा, तीनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बीजगणितीय योगफल शून्य होगा। जो धारा आ रही है पॉजिटिव होगी, जो धारा जा रही है निगेटिव होगी। इसीलिए यहाँ कह रहा है संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अभी जो मैंने लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा है। देखो वास्तव में किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का मतलब है जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही। अब द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम देखो, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफलों के बराबर होती है। ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली विद्युत धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल एवं उन सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफलों के बराबर होता है। अब यहाँ पे बंद पास लगाएंगे। बंद पास क्या है जरा ध्यान देना। अगर हम ये वाला बंद पास लेते हैं, कौन वाला, ABEFA, ठीक है, ये पहले बंद पास लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बंद पास ABEFA में सूत्र यही लगाएंगे, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसमें I की वैल्यू A B के बीच चलेंगे, कोई धारा हम यहां से ले लेते हैं FA, F से A के बीच आओगे, हमारा बंद पास F से A की ओर आ रहा है। ऐसे हमारा बंद पास किधर आ रहा है, F से A की ओर आ रहा है और धारा भी ऐसे आ रही है, इसलिए यहां पर जो चिन्ह होगा पॉजिटिव हो जाएगा। F से A के बीच धारा क्या है, I1 है। ये सेल कितनी धारा दे रहा, I1। और F से लेकर A के बीच में प्रतिरोध क्या है, R1। तो इस सूत्र से धारा I1 हो जाएगी और प्रतिरोध R1 हो जाएगा, I1 R1 हो गया। अब आ जाइए बंद पास A से B हो गया, A से B के बीच कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं B से E के बीच। जब B से E के बीच आओगे तो हमारी धारा इस तरफ आ रही है, बंद पास ऐसे जा रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा में बंद पास जाए तो यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। और B से E के बीच की धारा I2 प्रतिरोध R2, तो यहाँ I2 R2 हो गया बराबर। अब इसके बीच एक राउंड जब हम F से चले A से चला B से चला E से चला F, तो कंप्लीट हो गया R1 I1 R2 I2 का मान। अब इसके बीच कोई भी R3 प्रतिरोध नहीं है।
अब इधर वाला क्या कहता है, इधर वाला कहे हमें भी तो लिखो भाई, हमें भी तो लिखो। ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है विद्युत वाहक बल। यहाँ पे दो सेल हैं तो दो विद्युत वाहक बल होगा। अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, तो E1 का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, E2 का निगेटिव। तो यहाँ E1 का क्या है, पॉजिटिव, और E2 का हो जाएगा निगेटिव। समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बंद पास, दूसरा बंद पास लेंगे बी सी डी ई बी में। तो देखो जब ई बी लोगे तो इसके बीच प्रतिरोध धारा R2 ऐसे जा रहे हैं, तो प्रतिरोध R2 धारा I2 हो जाएगा, I2 R2 हो गया। फिर ऐसे आ रहे हैं तो एक देखो यहाँ पे दो धारा है और एक प्रतिरोध है, तो I2 R2 धन I1 धन I2 इंटू R3 मिल जाएगा। देखो यहाँ I2 R2 धन I1 धन I2 इंटू R3 बराबर इसके इसके बंद पास के बीच में कितना सेल है, एक सेल है, केवल है E2। तो यहां पर देखो लिख देंगे E2। तो ये समीकरण 3 मिल गया। ठीक, अब आ जाते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम आप सभी बच्चे याद कर लेना। अगर इसमें न्यूमेरिकल सहित आएगा तो 5 नंबर का आएगा, केवल और केवल किरचॉफ का नियम अगर आएगा तो आएगा 3 नंबर का। ठीक, अब देखो आगे आगे है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। व्हीट स्टोन सेतु का नियम क्या है, जरा ध्यान देना। व्हीट स्टोन सेतु का नियम है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये देखो व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा शॉर्ट रूप में इसे समझाना चाहेंगे। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट रूप में इसे समझाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा है, एकदम शॉर्ट विधि में। ठीक है, काफी बड़ा रूल है ये। देखो हम इतने में आपको व्हीट स्टोन सेतु समझा देना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे तार लेना है, 4 प्रतिरोधक तार लेंगे। ठीक है, P Q R S, एक सेल यहाँ पे लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना लगाओ, ज्यादा बेटर है, केवल कुंजी से जोड़ा जाए। ये सेल है, ठीक है, इसमें जो धारा बहेगी I1 धारा बहेगी, तो इधर भी I1 ही आएगी। इसमें जो धारा बहेगी वो I2 बहेगी, तो इधर भी I2 धारा आएगी। यहाँ पे एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, एक कुंजी। अब देखो जरा, इसका नाम रख दो A B C D। ये हमें P बाई आर बराबर Q बाई एस, हमें एक सूत्र सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो बंद पास लो, A B D A, बंद पास, वही किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे। बंद पास A B D A में, या फिर बंद पास A B D A में, देखो पहले ऐसे ऐसे चलो, ए से चलो बी, ए से बी की ओर चलेंगे तो धारा I1 है, प्रतिरोध P है। तो बंद पास सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा I1 गुणे P। ठीक, इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब इधर आएंगे तो देखो धारा ऐसे आ रही है यहाँ पे, और हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध R है, धारा I2 है, तो R I2 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेल नहीं है इसलिए इसका मान 0 कर देंगे। इसको उधर ले जाएंगे, I1P बराबर
I2R, समीकरण 1। ठीक है, हमें लगता है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा बंद पास लेंगे, बंद पास PCDB में, बंद पास BCDB में। ठीक है, यहाँ पे BCDB में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। BCDB में पहला प्रतिरोध देखो, ऐसे धारा आ रही है, ऐसे हम भी जा रही हैं, तो धारा I1 प्रतिरोध Q हो जाएगा। तो यहाँ पे QI1, और फिर इस तरफ आएंगे तो धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस, धारा I2 प्रतिरोध यस, और इस पर कुछ नहीं है तो बराबर 0, इसको उधर ले जाओ। QI1 बराबर यस I2, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग दो, राइट में राइट का, यानी 1/2। 1 में 2 का भाग दोगे क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। I1 P बटे QI1 बराबर I2 R बटे यस I2, I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल, तो मिलेगा P बाई Q बराबर R बाई यस। ये हमें सूत्र मिल गया, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का फार्मूला है। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, पदार्थ का प्रतिरोधों पर निर्भरता। जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है मेरे लाडलो, पदार्थ का प्रतिरोध यानी कोई तार है, तार, तो तार की लंबाई तो L होती है, उसका एरिया A होता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसका एरिया बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, एरिया घटा दोगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जब संयोजित करोगे प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पे रो मिल जाएगा। ठीक है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो यहाँ पे रो बराबर R इंटू ए बाई यल। जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, R प्रतिरोध है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यल तार की लंबाई है। मीटर सेतु आपके सिलेबस से बाहर निकाला है। ठीक है, विभव मापी सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है, ये सब नहीं है। ठीक है ना, ये विभव प्रवणता क्या है, एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे फाई या के से प्रदर्शित करते हैं। विभव मापी, विभव मापी का उपयोग क्या है, दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है, जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तो चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन जिस अतिरिक्त वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब किसी चालक को हम वोल्टेज देते हैं, क्या देते हैं, वोल्टेज, तो वह अतिरिक्त वेग से आगे की ओर बढ़ता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग I बराबर एन ई ए वी डी होता है। क्या होता है, I बराबर एन ई ए वी डी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी है। अब देखो धारा घनत्व था अनुगमन वेग में संबंध, जे बराबर आई बाई ए। यहां पे हम आई की वैल्यू रखेंगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, जे बराबर एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो होता है, रो माने विशिष्ट प्रतिरोध। एक सूत्र और होता है विशिष्ट प्रतिरोध बत ई बाई जे। ठीक है ना, अब देखो रो का मान रखोगे तो हो जाएगा 1/E/J, और तीर्यक गुणा अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे, रो बराबर J बाई ई हो गया। तो सिग्मा बराबर J बाई ई, तीर्यक गुणा करोगे J बराबर सिग्मा ई, एक फार्मूला यहाँ मिल गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, वो मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7 स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें से आप 7992079382 नंबर ले लीजिए और कॉल करिए। एक सब्जेक्ट 49 रुपए में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ लेने पर आपको मात्र 99 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? 99 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। आसानी से आप सभी पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।